हेलो स्टूडेंट्स, કેમ છો? बढ़िया, मजामा। तो शुरू करें आज का लेसन। आज के लेसन में हम मेन टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो स्पेक्ट्रम के बारे में है। आज मेन बात हम स्पेक्ट्रम के बारे में करेंगे। लेकिन पिछले लेसन के लास्ट में हमने क्या किया था कि किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होती है। और या हमने इसको ऐसे भी बताया था कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है अपने nth ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी को हम ऐसे भी बता सकते हैं E नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ E नोट क्या बताया था? किसी बुक में E नोट को कैपिटल R भी लिखते हैं। यहाँ E नोट का मतलब है कि जब H एटम होता है, तो H एटम के लिए बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। H एटम के लिए Z होता है 1, और जब H एटम का पहला ही ऑर्बिट है तो H एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई? ये जो E नोट है यही तो हुई, माइनस ई नोट हुई। बस मतलब H एटम में जब K ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, तब जो उसकी एनर्जी होती है उसी को E नोट कहा जा रहा है, और वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जूल में इसको क्या बताया था? E नोट की वैल्यू बताई थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में कहें तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 2 कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल, जे फॉर जूल। ये E नोट की वैल्यू होती है। तो nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो उसकी एनर्जी का ये फार्मूला बन गया। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी का लेन देन कितना होता है? एनर्जी एमिशन या एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन कितना होता है? वो होता है कि दोनों ऑर्बिट En2, मतलब वो ऑर्बिट जिसमें गया है, माइनस En1, यानी वो ऑर्बिट जिसके अंदर पहले था इलेक्ट्रॉन, ये पहले जिसमें था इलेक्ट्रॉन और ये बाद में जिसमें गया है इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो होगा, उतना ही एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी फोटोन के रूप में होगी। ठीक है, तो ये क्या था? माइनस E नोट जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, फिर N1 मतलब पहले जिस ऑर्बिट में था उसमें क्या एनर्जी थी? तो उसमें थी E नोट जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये हुआ ना। तो इन दोनों में काफी कुछ कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाता है? एक तो E नोट कॉमन आ जाता है, E नोट कॉमन ले लेंगे। दूसरा जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो जेड स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। आज जो 12 मई है, 12 मई को यहाँ हमारे बीकानेर में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है, शाम को करीब 7 बजे के आसपास, और अच्छी ठंडी हवा चल रही है, उससे पर्दे हिल रहे हैं, वो हमें डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी का संचार भी कर रहे हैं। E नोट हमने कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या? बचा पहले टर्म में बचा -1/N2 स्क्वायर, और दूसरे में क्या बचा? माइनस एंड माइनस दोनों मिलके प्लस 1/N1 स्क्वायर। तो प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, यानी कि 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी का जो लेन देन होता है वो इस तरह से होता है। तो वो एनर्जी एमिशन या एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण का ये फार्मूला हमारे पास बन गया, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर
एंड जेड स्क्वायर, ये एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन का फार्मूला बन गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो इन्हें इतने एनर्जी का, बाहर से अंदर जाएगा तो एनर्जी इतनी एमिट करेगा, और अंदर से बाहर जाएगा, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करेगा, लेगा कहीं से, अवशोषित करेगा तो ये जाएगा। अब हमें जो देखना है, ये जो एनर्जी है ये फोटोन के रूप में होती है, और फोटोन को हम चाहें तो एच न्यू कह सकते हैं, एच न्यू इक्वल ये सारा, या न्यू की जगह कह सकते हैं सी अपॉन लेमडा, ये हम पहले बता चुके हैं, सी अपॉन लेमडा, इधर ई नोट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। यहां जो है n1 हम मेनली कहेंगे इनर ऑर्बिट जो है वो, इनर ऑर्बिट का नंबर, और n2 जो होगा वो आउटर ऑर्बिट का नंबर होगा, आउटर ऑर्बिट का नंबर, बाहर वाले ऑर्बिट का नंबर होगा। ठीक है, तो इससे हम एक खास चीज और निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं 1 अपॉन लेमडा। वो 1 अपॉन लेमडा क्या निकल सकता है, मैं एक लेसन नया ऐड कर देता हूँ, एक पेज नया ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, इस नए पेज में देखते हैं, लिखे आगे। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि एच सी अपॉन लेमडा इक्वल ई नोट 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आगे स्पेक्ट्रम सीरीज में ये फार्मूला जो है वो हीरो बनने वाला है। यहाँ n1 मतलब है इनर ऑर्बिट कौन सा है, इनर ऑर्बिट जो है अंदर वाला ऑर्बिट उसका नंबर है, इनर ऑर्बिट का नंबर है, अंदर वाले कक्ष का नंबर है, और n2 है ये प्रकृति की सुंदरता है जो हमें डिस्टर्ब भी कर रही है और आनंदित भी कर रही है। ये है आउटर ऑर्बिट का नंबर, आउटर ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, इससे एक खास चीज बन रही है, वो है 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा इक्वल क्या बन रहा है, तो बन रहा है ई नोट अपॉन एच सी, ई नोट अपॉन एच सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये तो ये 1 अपॉन लेमडा जो है, मतलब जो जो रेडिएशन निकलेगी, जो फोटोन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हम देख रहे हैं। तो 1 अपॉन लेमडा का ये खास फार्मूला बन रहा है, और ये जो है ना ई नोट अपॉन एच सी या सी एच करने की बात है। ई नोट को कई बुक्स में कैपिटल आर लिखा जाता है, कुछ कुछ कुल मिला के है तो ये एनर्जी, तो ये बन जाता है एक नया कांस्टेंट जिसे कहते हैं आर बी, आर बी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और जब खास रूप से हम एच एटम की बात करेंगे तो जेड तो 1 हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये जो आर बी जो है हियर, यहाँ आर बी जो है वो है ई नोट अपॉन एच सी। आर बी का मतलब है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है, ई नोट की वैल्यू क्या बताई थी, 2.176 इंटू 10⁻⁻18 जूल, एंड एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 इंटू 10⁸ तो ये सारा सॉल्व करके देखो, बन जाएगा 1.0946 ऐसा कुछ इंटू 10⁻7 पर मीटर बन जाएगा। ये पर मीटर बन जाता है, ये बन जाता है पर मीटर। अप्रोक्सीमेटली हम इसे कह सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, रिडबर्ग
थोड़ा सही करें इसको। हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ये, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहेंगे आर बी। और हो सकता है किसी बुक में इसको आर एच लिख रखा हो, बी की जगह एच लिखा हो, कैपिटल एच हो सकता है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 1.1 × 10⁷ पर मीटर। और ये जो 1/λ है, इस 1/λ को न्यू बार भी कह सकते हैं, न्यू बार भी कह सकते हैं। न्यू बार है 1/λ, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, न्यू बार। और 1/λ इज व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, मतलब प्रति इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ये एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन का एक अच्छा फार्मूला बन गया। अब एनर्जी कब एमिट होगी, कब एब्जॉर्ब होगी, ऊर्जा कब उत्सर्जित होगी, कब अवशोषित होगी, तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये हमें बता रहा है एनर्जी लेवल डायग्राम, इसे हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इधर एनर्जी है, ये है एनर्जी, ये एनर्जी है। और ये जाने पहचाने आपके के एल एम एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। मतलब के मतलब पहला ऑर्बिट, के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एल मतलब सेकंड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से। ये एच एटम की बात चल रही है, एच एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है ये। एच एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब ऊर्जा स्तर डायग्राम। तो एच एटम में जो पहला ऑर्बिट होगा, पहले ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की क्या होगी, अपॉन एन स्क्वायर होगा, मतलब अपॉन 2 स्क्वायर होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट में अपॉन 3 स्क्वायर होगा, अपॉन 9 होगा, तो -1.515। फिर चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का ये डायग्राम, ये फार्मूला बन जाता है ना। nth ऑर्बिट में एनर्जी होगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एच एटम की बात करें तो एच एटम में जेड होता है 1, अदरवाइज यहाँ जेड स्क्वायर भी होता, उसका एटॉमिक नंबर होता। अब उसके बाद जो बात कर रहे हैं सारी एच एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए एच एटम में जेड 1 हो जाएगा। तो देखो पहले ऑर्बिट में क्या होगा, ओनली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। इस तरह से एनर्जीज होती है। अब देखिए के जो है वो पहला ऑर्बिट है, और पहला ऑर्बिट होता है इनर मोस्ट ऑर्बिट, अंदर वाला ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट होगा उसका बाहर वाला ऑर्बिट होगा, तीसरा ऑर्बिट और बाहर का ऑर्बिट होगा, चौथा ऑर्बिट और बाहर का ऑर्बिट होगा, पांचवा ऑर्बिट और बाहर का ऑर्बिट होगा। इस तरह से ऑर्बिट इनर और। तो ये जो एच एटम की बात है, एच एटम का जो के ऑर्बिट है उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। के ऑर्बिट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब मूल स्तर है ये, मूल स्तर, ग्राउंड स्टेट या मूल स्तर कहते हैं इसको। मूल मतलब एच एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, मतलब मूल स्तर में रहता है, अपने के ऑर्बिट में रहता है। एच एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने ग्राउंड स्टेट में चक्कर काटता रहता है, पहले ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, ठीक है। और पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ -13.6 है और एल ऑर्बिट में क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा एनर्जी कहां पर है, एल ऑर्बिट में या के ऑर्बिट में। देखो -13.6 एक्चुअली कम होता है, 3.4 ज्यादा होता है ना भाई। -13.6 मतलब और ज्यादा कंगाल, और -3.4 मतलब कुछ कम कंगाल, और -1.5 मतलब और कम कंगाल। तो इनमें सबसे कम एनर्जी किसके पास है, के ऑर्बिट में जब है इलेक्ट्रॉन, ये सबसे कम एनर्जी है। ये उससे ज्यादा है, -13.6 से -3.4 ज्यादा होता है ना। तो
अगर के एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में जाएगा तो उसे एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, गेन करना, लॉस मतलब खोनी पड़ेगी। कितनी? जितनी इन दोनों का डिफरेंस है। कितना इन दोनों का डिफरेंस? -3.4 और 13.6 का डिफरेंस है 10.4। तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एमिट करेगा। तो ये एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में जा सकता है। और अगर इसे उल्टा भेजना है इधर से इधर, मतलब के ऑर्बिट में है और इसे एल ऑर्बिट में भेजना है, तो उल्टा इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? वही 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इन दोनों का डिफरेंस बनता है वही 10.2, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये है अंदर वाला ऑर्बिट और ये है बाहर वाला ऑर्बिट। जब अंदर वाले से बाहर वाले में जाएगा तो इस तरह से एनर्जी लेनी पड़ेगी, उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक, या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी। और अगर बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। इस तरह से एनर्जी एमिशन होगा। इस तरह से ये एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन है। और इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है अभी अभी कि वो एनर्जी या एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होगी वो इस तरह से E नोट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरह से। और जेड स्क्वायर, अगर एच एटम नहीं है तो जेड स्क्वायर बना, तो एच एटम के लिए जेड एक ही होता है। और इसी से हमने अभी बनाया है पिछले पन्ने पर ये फार्मूला, जो स्पेक्ट्रम में खास रूप से काम आएगा। ये 1/λ के लिए फार्मूला बना है 1/λ। तो क्यों बना ये देख लो, दोबारा देख लो बोले भाई। ई जो है वो एच न्यू है, एनर्जी जो है वो एच न्यू है, एच न्यू। और एच न्यू ही तो एच सी अपॉन लेमडा है। इसे 1/λ हमने इधर रख लिया और एच सी यहाँ ले गए। तो ई नोट अपॉन एच सी को बोला है रिडबर्ग कांस्टेंट। ई नोट अपॉन एच सी को बोला है रिडबर्ग कांस्टेंट। किसी बुक में हो सकता है बी की जगह एच लिखा हो, कैपिटल एच लिखा हो सकता है। तो 1/λ कहो या न्यू बार, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं इसको। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या। ये 1/λ और ये रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये बन गया एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन में जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ का फार्मूला निकल गया। ये जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की वेवलेंथ का फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या बनेगा? चलो मैं यहाँ खाली जगह देके इधर लिख देता हूँ। अभी रात को 10 बजने वाले हैं, बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। और ये जो फार्मूला बनाया हमने 1/λ का फार्मूला, इसको बता दूँ, गलत लिखा गया है। हाँ, अब देखो 1/λ या न्यू नोट मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या। खास रूप से हमें वेवलेंथ निकालनी होगी, तो 1/λ का फार्मूला बन गया ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताइए क्या? 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर। और ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ये। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो जेड स्क्वायर, और हाइड्रोजन है तो जेड की जगह 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एमिशन होगा। भीतर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर ही जाएगा, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। देखो के की बजाय, ये जो के ऑर्बिट है, के की बजाय एल ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है। -13.6 की बजाय -3.4 ज्यादा होती है। और -1.51 ये और ज्यादा होती है, -0.85 और ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा तो ये है, जब वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इन्फिनिटी पे चला जाए, तो वो मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि तब उसके बाद एनर्जी होगी 0। और 0 नेगेटिव वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा, नेगेटिव वैल्यू से 0 ज्यादा होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रो एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ होता है। अब हम स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करें तो देखो स्पेक्ट्रम सीरीज ये चीज है। पहली जो स्पेक्ट्रम पढ़ता है वो है लाइमन सीरीज। डिस्कवरर के नाम पर बेस्ड है कि इस सीरीज का डिस्कवर किसने किया था। फिर बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये सीरीज है। ये सीरीज किस तरह से होती है? देखो हम पहली सीरीज की बात करें। पहली बात तो स्पेक्ट्रम सीरीज बनती ही क्यों है? स्पेक्ट्रम सीरीज बनती ही क्यों है?
स्पेक्ट्रम बनता ही क्यों है? स्पेक्ट्रम बनता ही क्यों है? तो छोटी सी बात याद रखो, मेन बात एच एटम की है सारी, ये सीरीज भी एच एटम की होती है। देखो एच एटम में केवल एक मात्र इलेक्ट्रॉन होता है, द ओनली इलेक्ट्रॉन, और वो रहता है ग्राउंड स्टेट में, मतलब के ऑर्बिट में रहता है, के ऑर्बिट में रहता है। अगर उसे हम एनर्जी दें तो एनर्जी लेकर वो बब्बर शेल बन जाता है और वो के ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। जितने ज्यादा एनर्जी देंगे हम इसको, उतना ही वो, जितने ज्यादा हम एनर्जी देंगे उतना ही वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी को लेकर के और लोअर ऑर्बिट से, मतलब नीचे की सीट से ऊपर की सीट में चला जाएगा। के सीट जो है, के वो सबसे गरीब लोगों की सीट है, उसमें सबसे ज्यादा कंगाल लोग रहते हैं। एल में कुछ ऊंचे लोग, एम में और ऊंचे लोग, और इन्फिनिटी में तो वो लोग रहेंगे तो बिल्कुल कर्ज मुक्त है, जिनके पास खूब एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन, एच एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी ग्राउंड स्टेट में रहता है, मतलब के ऑर्बिट में रहता है। अगर उसे एनर्जी दी जाए तो उस एनर्जी को ले करके वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, उच्च ऊर्जा में चला जाता है। लेकिन गरीब को पैसे देकर कभी अमीर नहीं बना जा सकता, उससे गरीब और गरीब बनता है। पैसे देकर एक बार उसे अमीर बना दिया, वो तुरंत पैसे लुटाकर और ज्यादा गरीब बन जाता है, और उसकी आदतें खराब हो जाती है और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी की हेल्प करनी है तो पैसे देकर नहीं, उसे काम का आइडिया देकर और काम में लगाकर पैसे कमाने का तरीका सीखकर अमीर बनाना चाहिए। तो एच एटम का इकलौता इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में रहता है, उसे एनर्जी दी जाए तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है और वहां से एनर्जी लुटा के वापस लोअर ऑर्बिट में आता है। वापस गरीबी में उसे आना ही आना है, गरीबी में आना है। तो जब वापस वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से स्पेक्ट्रम, भाई हमने एनर्जी दी है, उस एनर्जी को लेकर हायर ऑर्बिट में चला गया, फिर उस एनर्जी को वो लॉस करके, खो करके नीचे आएगा ऑर्बिट में वापस, एनर्जी को खोएगा। उस एनर्जी एमिशन के कारण, उत्सर्जन के कारण स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम में पहला जो स्पेक्ट्रम नाम रखा गया वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ये वाला लाइमन सीरीज कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में वापस लौट जाए। किस ऑर्बिट से? दूसरे से या तीसरे से या चौथे से या इन्फिनिट वाले से, किसी से भी, किसी भी हायर ऑर्बिट से लौट के वापस पहले ऑर्बिट में आ जाए, पहले ऑर्बिट में आ जाए, तो बनती है लाइमन सीरीज। इसका मतलब लाइमन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ है उसका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ ये हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये हो गया 1/n1² मतलब ओनली 1 स्क्वायर माइनस 1/n2²। n2 क्या होगा? n2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अब लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है, लाइमन सीरीज की, लाइमन श्रेणी की जो पहली रेखा है वो क्या होगी? लाइमन सीरीज की पहली रेखा जो है उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है उस पहली लाइन से रिलेटेड वेवलेंथ क्या होगा? तो वो होगा 1/λ(L1). लाइमन सीरीज की पहली लाइन कब बनेगी? जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, कहां से? केवल दूसरे ऑर्बिट से, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में पहुंचेगा तो, है ना, दूसरे से पहले में पहुंचेगा तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बनेगी। तीसरे से पहले में पहुंचेगा तो लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन बनेगी। चौथे से पहले पहुंचेगा तो लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन बनेगी, और इन्फिनिटी से पहले पहुंचेगा तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बनेगी, फाइनल लाइन बनेगी। तो पहले हम पहली लाइन की बात कर रहे हैं। अब देखो 1/1 माइनस 1/4 क्या बन गया? 3/4, यानी 3Rb/4 ये बन गया। क्या बन गया? ये 1/λL1 बन गया। तो इसे λL1 क्या बन सकता है? मतलब लाइमन सीरीज की पहली जो लाइन है उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4/3Rb। 3 तो 3 है और Rb की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷ ओनली 7। तो क्या होगा? पॉइंट हटेगा तो बन जाएगा 40, तो बन जाएगा 40।
और नीचे है क्या 11 इंटू 3 यानी 33 एंड 10 की पावर ऊपर जाके -7, ये बनेगा लैम्डा यानी कि मीटर में बनेगा -7 तो क्या बन गया ये 33 बन जा 33 बन जा क्या बता 7.2 फिर 1 फिर 2 एंड 10⁻⁻7 मीटर। ये पॉइंट हटा के लास्ट में ले जाएं तो बन जाएगा 1212 और 10 की पावर -10 बन जाएगा, उसे एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। 10 की पावर -10 बन जाएगा, उसे एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। इसका मतलब लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन कौन सी, जब इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑर्बिट से 1 नंबर ऑर्बिट में जंप करेगा तब, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो 1212 एंगस्ट्रॉम होता है। अब 1212 एंगस्ट्रॉम विजिबल होता है कि इनविजिबल होता है? बिल्कुल इनविजिबल होता है, यानी करीब 3800 या 3600 मान लो, 3600 एंगस्ट्रॉम से कम है तो इनविजिबल है। 3600 या 3800 जो है वो वायलेट कलर का होता है, वो विजिबल होगा। तो ये इनविजिबल है। और कौन से रीजन में होगा, कौन से एरिया में होगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा मतलब वायलेट कलर के नीचे होगा, वायलेट कलर के नीचे होगा। इसी तरह लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कब बनेगी? लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन बनेगी लैम्डा एल इन्फिनिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन फाइनल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा, इन्फिनिटी ऑर्बिट, उस इन्फिनिटी ऑर्बिट से, ये इन्फिनिटी लिखना है, गलत लिख रहा है ये, हाँ 1/λ इन्फिनिटी बनेगा आर बी 1/1² माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो क्या बन गया ये बन गया ओनली आर बी बन गया, रिडबर्ग कांस्टेंट बन गया। तो इससे क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा एल इन्फिनिट इक्वल 1/RB हो गया, 1/RB। आरबी की वैल्यू क्या रखेंगे 1.1 × 10⁻⁷। तो 1.1 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 बन जाएगा, नीचे 11 और 10 की पावर 7 ऊपर जाके -7 होगी। ये मीटर में आएगा वेवलेंथ। क्या आया 0.9, तो 1199 फिर 0 फिर 9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि 909 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, 909 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, 909 एंगस्ट्रॉम। ये तो इनविजिबल है ही है, ये तो इनविजिबल है ही। तो इस तरह से लाइमन सीरीज जो है वो पूरी इनविजिबल होती है। लाइमन सीरीज जो है वो पूरी इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। मतलब इसमें जो भी वेव्स है सबकी वेवलेंथ 1212 से लेकर और 909 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, ठीक है। ये हो गई लाइमन सीरीज। फिर क्या नाम लिखा है, बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होगा, बामर सीरीज में किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लौट के 2 नंबर ऑर्बिट में आएगा। तो 2 नंबर ऑर्बिट में तो लौट के आना है उसको, और हायर ऑर्बिट कौन सी हुई फिर वही 3 4 5 6 वो ही हायर ऑर्बिट। इसका मतलब बामर सीरीज के लिए फार्मूला ऐसे बन सकता है। देखिए ये बामर सीरीज के लिए मतलब 2 नंबर सीरीज जो है वो बामर सीरीज। बामर सीरीज कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा 2 नंबर ऑर्बिट में। कहां से, हायर ऑर्बिट से। हायर ऑर्बिट कौन सा हो गया, 3 से 4 से 5 से या इन्फिनिटी से लौट के 2 नंबर में आएगा, तो बनेगी बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ बी फॉर बामर। तो ये बन जाएगा आर बी रिडबर्ग कांस्टेंट, और क्या था 1/n1² मतलब 1/2² माइनस 1/n2²। n2 की जगह क्या 3 4 5 कुछ हो सकता है इस तरह से। तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या बनेगा, बामर फर्स्ट का वेवलेंथ बनेगा आर बी 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, और कहां से आएगा
1/3 का स्क्वायर 9 से आएगा ना, तो 4 और 9 का एलसीएम आ गया 36, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 4, तो ये बन गया 5 RP/9, ये बना। दिस सिंप्लाइज दैट, इससे हमें बनता है बामर 1 का वेवलेंथ मिलता है क्या, ऊपर 9 नीचे 5 एंड आरबी की जगह 1.1 × 10⁻⁷ मीटर। पॉइंट हटेगा तो बनेगा 90, ठीक है। अब ये देखो 5 से कैंसिल होता है तो हमें क्या तकलीफ होता है, 18 5 जा 90 होता है ना, 18 5 जा 90 होता है। ऊपर 18 है और नीचे 11 है, क्या करेंगे, 11 बन जा 11 बन जा 11, ठीक है। और क्या बचा, 7 बचा, तो 11 6 जा, हाँ 66, फिर 4 बचा पॉइंट, 11 3 जा, फिर 11 6 जा, ऐसा कुछ ट्राई करो आप, आ जाएगा। ये आएगा 1636 और करीब 3 या 3 आएगा एंगस्ट्रॉम, 16,363 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है भाई, ये गलत लगा मैंने, पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, 1.6। इसको ठीक कर देते हैं, अभी ठीक करते हैं, डिवाइड सही करना जरूरी है। हाँ देखो, डिवाइड सही करते हैं, तो ऊपर 18 है नीचे 11 है, तो पहले क्या चलेगा, 11 बन जा 11, बचा क्या 7, पॉइंट लगाया तो बन गया 70। अब 11 6 जा, 11 6 जा 66, 4 बच गया 40 बन गया, तो 11 3 जा 33, फिर 7 बचा 11 6 जा, ऐसे ये होगा। एंड 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो -7 मीटर, तो ये बन जाएगा 1636 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, एंड बामर सीरीज की फाइनल लाइन जो है, लास्ट लाइन, वो क्या होगी, लैम्डा बामर इन्फिनिट या लास्ट लाइन, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आरबी होगा, और यहाँ 1/2 स्क्वायर मतलब 4 होगा, और यहाँ 1/∞ स्क्वायर यानी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओनली RB/4, RB/4। तो देयरफॉर लैम्डा बामर की जो लास्ट लाइन है, इन्फिनिट लाइन बामर, ये है B4 बामर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/RB, मतलब 4/1.1 × 10⁻⁷, क्या बनेगा, पॉइंट हटाएंगे तो बन गया 40, तो 11 3 जा, 11 3 जा क्या 33, 7 बचा, तो पॉइंट लगाया 11 6 जा, फिर 11 3 जा, फिर 6 जा, एंड 10⁻⁻7 मीटर, तो क्या बन गया ये 3636 एंगस्ट्रॉम। ये विजिबल है और ये वायलेट कलर है, ये करीब करीब वायलेट कलर का वेवलेंथ है और विजिबल है, ये है ना, वायलेट कलर का वेवलेंथ है और ये विजिबल है, ये विजिबल है। इसका मतलब बामर सीरीज होती है उसकी सिर्फ लास्ट लाइन जो होती है वो विजिबल होती है, बाकी सब इनविजिबल है। देखो ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है। तो बामर सीरीज जो है वो पार्शियली विजिबल होती है, बामर सीरीज पार्शियली विजिबल होती है, पार्टली विजिबल होती है। पार्शियली विजिबल, पार्शियली विजिबल। वैसे बाकी का पार्ट इसका अल्ट्रा वायलेट रेजिन होता है, अल्ट्रा वायलेट। सिर्फ एक लास्ट लाइन जो है वो विजिबल है, वो वायलेट कलर की है, ठीक है। ये बामर सीरीज हो गई। इसी तरह देखते हैं और भी कोई सीरीज बन सकती है, पास्चन सीरीज बनेगी। तो पास्चन सीरीज में क्या बनेगा, पास्चन सीरीज में देखो हाँ, पास्चन सीरीज में क्या बनेगा, तीसरी सीरीज कौन है, पास्चन। तीसरी सीरीज है
पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके और थर्ड ऑर्बिट में पधारेगा। मतलब N1 जो है, N1 वो होगा 3 और आएगा कहां से? हायर ऑर्बिट से। फिर इसके बाद हायर ऑर्बिट कौन सा हुआ? 4 5 6, 4 5 6 एंड एस ये। इसका मतलब पाश्चन सीरीज के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1/λ p फॉर पाश्चन, p फॉर पाश्चन। पहली लाइमर, दूसरी लाइमन पाश्चन, लाइमन दूसरी कौन सी थी? बामर, तीसरी पाश्चन। पाश्चन सीरीज देखते हैं इसमें, ये बनेगा RB और ये बनेगा 1/N1² मतलब 3² यानी कि 9 माइनस 1/N2², इस तरह से। तो इस सीरीज की मतलब पाश्चन सीरीज की 1 नंबर लाइन कौन सी होगी? 1 नंबर लाइन होगी जब 4th से 3rd में कूद जाएगा तब 1 नंबर लाइन होगी। 5th से 3rd में आएगा तो 2 नंबर लाइन होगी। 6th से 3rd में आएगा इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके तो 3rd लाइन होगी। इस तरह से लाइंस होगी। तो पहले हम फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो ये रहा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/3² मतलब 9 एंड 1/4² मतलब 16। तो क्या होगा? तो एलसीएम आएगा 9 × 16, 9 × 16 ऐसे आएगा। तो यहाँ 16 में से 9 गया, क्या बचा? 7। हाँ 7, हाँ 7 7RB, 7RB। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा पाश्चन 1 इज 16 × 9 क्या होता है? 144 अपॉन 7RB, RB मतलब 1.1 × 10⁻⁷ ये आएगा मीटर में। तो ये पॉइंट हटा दें, ये बन गया 0। अब देखो 1440 अपॉन 77, 1440 अपॉन 77, 1440 अपॉन 77 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 77 2 जा नहीं चलेगा, डिवाइड चलो करके देखो। अब ट्राई करो, डिवाइड करके आता है बताओ मुझे। 1440 डिवाइडेड बाई 7, तो 1440 डिवाइडेड बाई 77, हाँ ये आ रहा है 18.701, 18.701 आ रहा है। ये रहा 18.701 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो क्या बन गया? ये बन गया 18701 एंगस्ट्रॉम बन गया, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसी तरह पाश्चन जो सीरीज है उसकी लास्ट लाइन क्या बनेगी? लैम्डा p इन्फिनिट क्या बनेगी? ये रेडबर्ग कांस्टेंट, ये 1/3² मतलब 9 और ये 1/∞² मतलब इन्फिनिट होगा। ठीक है। तो 1/∞ 0 हो गया। अब क्या बचा RB/9 मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 9। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है लैम्डा पाश्चन लास्ट लाइन, इन्फिनिट लाइन हो जाएगा 9/9 रेडबर्ग कांस्टेंट मतलब 9/1.1 इंटू 10⁻⁷। तो ये पॉइंट चला गया ऊपर। 11 8 जा 88 बचा 2 पॉइंट लगाया, 11 1 जा फिर 9 बचा, फिर 11 8 जा फिर 1 जा एंड 10⁻⁻7 मीटर। इस तरह से 81818181 एंगस्ट्रॉम। ये इसका मतलब पाश्चन सीरीज जो है पूरी इनविजिबल है। पाश्चन सीरीज पूरी इनविजिबल है। अब ये वेवलेंथ आप दोबारा कैलकुलेट करके देखो, दोबारा अपनी बुक से मिलान करो कि कौन सी सीरीज विजिबल है, कौन सी इनविजिबल है। क्यों कहते हैं कि वो लाइन वो जो सीरीज है वो विजिबल है, वो सीरीज इनविजिबल है? ऐसा किस बेस पे कहते हैं कि आप खुद कैलकुलेट करके ट्राई करके पता लगा सकते हो। कुल मिला के सीरीज का असली फंडा ये है आपके सामने। देखो ये H एटम के लिए एनर्जी लेवल्स है, ये सारे H एटम के लिए है।
H एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, ऊर्जा स्तर डायग्राम है। अब देखो ये बनेगी लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज है, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, के ऑर्बिट में आएगा, तो ये बनेगी लाइमन सीरीज। और ये है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ इससे निकलेगा, और लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन का वेवलेंथ इससे निकलेगा जब इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में आएगा तब। इसी तरह से बामर सीरीज, क्या किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लौट के आए, मतलब तीसरे से दूसरे में, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बन गई, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन। और इन्फिनिटी से दूसरे में आएगा तो बामर सीरीज की लास्ट लाइन बन जाएगी। इसी तरह पास्चन सीरीज, कब, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में लौट के आए, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज बनती है। फर्स्ट ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा तो उसे लाइमन सीरीज की ही कोई ना कोई लाइन बढ़ेगी, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरह से। इसी तरह बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। इसी तरह पास्चन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा तो पास्चन की फर्स्ट लाइन बढ़ेगी, और फिफ्थ से थर्ड में आएगा तो पास्चन की टू लाइन बढ़ेगी, सेकंड लाइन। इसी तरह पास्चन फिर ब्रैकेट श्रेणी बढ़ेगी, ब्रैकेट फिर फुंड। ये देखो, ये किसी भी हायर ऑर्बिट से लौट के उसे पहले ऑर्बिट में लौटना है, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 जो होगा 1 होगा, बामर सीरीज के लिए n1 जो है वो हर हालत में 2 होगा, पास्चन सीरीज के लिए n1 जो है वो हर हालत में 3 होगा, और ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 जो है वो हर हालत में 4 होगा, और फुंड सीरीज के लिए n1 जो है वो 5 होगा। मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से लौट के 5 नंबर में आएगा इलेक्ट्रॉन तो बनेगी फुंड सीरीज। इस तरह से सीरीज होती है। और वेवलेंथ निकालने का हमने फॉर्मूला देख लिया अभी, फिर लिख देता हूं 1/λ इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट एंड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है किसी भी लाइमन सीरीज की कोई, मतलब किसी भी स्पेक्ट्रम सीरीज की कोई लाइन निकालनी है, लाइन निकालनी मतलब वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला है। अब आप दोबारा सारी कैलकुलेशन करके देखो कि हमने कहाँ और क्या गलती की है, कौन सी सीरीज जो है पूरी पूरी विजिबल होती है और हमने कह दिया पार्टली विजिबल है, वो आप करके देखो। और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, ईमेल चल रही है, आप उसमें मुझे बताइए। और आप कब लाइव क्लास चाहते हो, जैसे जूम पर लाइव क्लास या यूट्यूब पर लाइव क्लास, कब चाहते हो कि हम आपस में बात कर सकें, लाइव बात कर सकें और सवाल जवाब कर सकें, तो जिस दिन चाहते हो उस दिन मैं लाइव क्लास भी कर दूंगा। आप बहुत सारे ढेर सारे डाउट इकट्ठे करके रखो, नोट करके रखो, फिर मिलेंगे, ठीक है, बढ़िया। अब लास्ट लेसन जो इसका करेंगे हम, एटम का लास्ट लेसन, उसमें स्पेक्ट्रम सीरीज पर कुछ सवाल करेंगे थोड़े बहुत, और वो जो क्वांटम कंडीशन था, बोर का क्वांटम कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो कैसे बनी क्वांटम कंडीशन मैटर वेव्स की थ्योरी से, वो भी हम बताएंगे अगले लेसन में। तो ठीक है, करिए मेहनत, कल मिलेगा जरूर।